ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर क्या हो भाई, कांस्टेंट, तो किसी भी कंडक्टर पर हम क्या करते हैं, सुनो जरा इधर, ये कंडक्टर है और मैंने इस पर क्या कर दिया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दिया भाई, अप्लाई कर दिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कंडक्टर जो भी तुम लेते हो कभी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो, ठीक है, तो क्या चीज़ बढ़ जाती है, करंट, ठीक है। अब करंट बढ़ रही है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बट इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वी के। हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या आता है भाई, कांस्टेंट को किससे लिख रहा हूँ, आर से, ठीक है। इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। अब सुनो, आर को मैं क्या बोलूंगा भाई, दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये लिखा कैसे जाएगा, वी अपॉन आई करके, और इसे हम कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस, ओके। इसकी यूनिट कभी कभी क्या लिखी होती है, वोल्ट की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, वरना ऐसा यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, ओम, और उसका सिंबल होता है क्या, ओमेगा। इतना पढ़ लिया था शायद, आई थिंक, ठीक है। तो लिख लिया ये, चलो भाई। मैंने ये बोला था कि जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं, जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं या दो क्वांटिटीज़ के बीच वेरिएशन पढ़ते हैं तो उसे ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा एक सिस्टमेटिक स्टडी का एक पार्ट भी है कि भाई हमेशा ऐसी थीम लेके चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने देखा कि जो हमारे कंडक्टर्स हैं उन पे जो वेरिएशन दिखाया वो कैसे दिखाया कि वोल्टेज और करंट का वेरिएशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जब भी दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट। तो मैं तुम्हारे सामने अगर स्ट्रेट लाइन बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो मैं एक एक्सिस पर आई ले रहा हूँ और एक एक्सिस पर क्या, वी, तो भाई इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा आएगा। और मैंने बोला था पूरी फिजिक्स में, क्या बोला था, पूरी फिजिक्स में जब स्ट्रेट लाइन आ जाए तो स्लोप निकालो, कितना निकालो, स्लोप। तो बेटा स्लोप क्या होता है, 10, तो ये स्लोप हमें एक इंफॉर्मेशन देता है, क्या देता है भाई, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, जब उस सिचुएशन पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो मैंने जब स्लोप निकालने की कोशिश की देन इट इज रिटन एज 10 थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, v अपॉन आई। और मैंने बोला था कि एक इंफॉर्मेशन देता है, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिर्फ आर से, ओके, ठीक है। अब भाई ये तो मिल गया, ये वी आई जो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, अब किसकी, उन कंडक्टर्स की जिनमें ये वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, कैसा है। अब यार ये तो ओम्स लॉ होता है, तो ऐसे कंडक्टर्स को ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। तो ओमिक या क्या बोल सकते हो, जो किसको ओबे करेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ को, जो कि है, क्लियर है। अब एक ग्राफ भी मिल गया, इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, उस पर क्वेश्चन। तो उनका एट डिफरेंट टेम्परेचर, भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो क्या आएगा, एक ही ग्राफ आएगा किसी मेटल का। मान लिया एट डिफरेंट टेम्परेचर मैंने वी आई कर्व्स आर डिफरेंट होते, ठीक है, एक मेटल के लिए ड्रॉ किए, तो मेरे पास दो ग्राफ आए, एक ये आया और एक ये आया। मुझसे पूछे क्या, एट विच टेम्परेचर इज हायर, T1 और T2, कैसे, ओके। जब भी कोई आंसर दे तो पहली बात हमें थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए, क्या देख लेना चाहिए। इस बार थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, एक्सिस बदल रखी। अब एक्सिस बदलने से भाई क्या होगा, कॉन्सेप्ट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये थीटा ले लो तुम, ठीक है। अब थीटा लोगे भाई तो टेन थीटा, यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, टेन थीटा ही रहेगा बच्चा, और वो आएगा आई अपॉन वी, एंड दिस इज नथिंग, कुछ होता नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, वी अपॉन आई कर लूँगा, और ये क्या बन गया, समझ आई बात। तो आर इक्वल्स टू क्या हुआ, 1 बाय स्लोप, मतलब ये तो इन्वर्स का रिलेशन हो गया एक्सिस बदलने से। अब इसका मतलब जिसका स्लोप क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो मैंने ये पढ़ लिया
कि भाई स्लोप ऑफ दिस ग्राफ 1 ज़्यादा है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो R1 इज ग्रेटर देन R1 इज लेस देन R2। स्लोप किसका ज़्यादा, T1 का, तो रेजिस्टेंस उसका कम, तो इसका रेजिस्टेंस हम R1 लेट कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, और इसका R2, तो R1 कम हो गया। अब हमने कोई टेम्परेचर का तो वेरिएशन अभी पढ़ा नहीं, ठीक है। अभी हम बताएंगे आगे जो ओमिक कंडक्टर्स या जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, तो इसका मतलब किसमें, इन कंडक्टर्स में, किसमें, इन मेटल्स ले लो या क्या, कंडक्टर, इन मेटल्स विथ क्या, इंक्रीज ऑफ क्या चीज़ भाई, इंक्रीज ऑफ R, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने पर, ठीक है। टेम्परेचर क्या, ओ विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने से पता है क्या बढ़ता है, देखो जो एटम्स हैं उनके वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, और भाई तुम्हारा अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, देखो बच्चों ये एटम्स हैं, अरे इधर देखो क्या हो गया, सबको पता, ये अपनी पोजीशन पर रहकर वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पाथ में क्या डेवलप कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल की तरह काम कर, तो जब ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन, तो ज़्यादा ऑब्स्टिकल ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब विद इंक्रीज ऑफ क्या, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। तो हमें ये पता है कि भाई रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, T2 का, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट मिल गया कि T1 इज लेस देन T2। तो देख VI कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। अब तुमने देखा यहाँ तक तो ये ग्राफ क्या रहा, स्ट्रेट लाइन रहा, जितना आप V बढ़ा रहे हो उतना I बढ़ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम पहुँचे किस पर, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, अरे बस एट किस पर, बोलो, हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ कि जब आपने वोल्टेज दिख रहे हैं आपको इतने बढ़ा है, कितने, ये वैल्यू दिखाई मैंने, करंट कितू सा बढ़ा है, कितू सा, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये करंट की जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, इन कंपैरिजन टू क्या, वोल्टेज कम बढ़ रही है, नॉन लीनियरिटी आ गई, क्या आ गई, लीनियर होने के लिए दोनों को उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए था। अब इसका मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा यहाँ पर क्या हो गया, कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, किस पे नहीं रहा, हाई टेम्परेचर पर, किस पर नहीं रहा, हाई टेम्परेचर। देखो ज़्यादा जब हंसते हैं ना अननेसेसरी, तो हम रोड पे भी जाते होते हैं तो हमारी हंसी आती है, हम बिना रीज़न के हंसते हैं। तो वहाँ पता है एक गाड़ी जाती है, वो उसमें बिठा के ले जाती है, बरेली कॉलेज के पीछे एक क्या है, छोटा सा एक हॉस्पिटल है वहाँ, ठीक है। चलो इधर हाई टेम्परेचर पे क्या हुआ भाई, ओमिक था, क्या था यहाँ तक, तुम लोगों से डर लगने लगा है क्या था बच्चों, यार ये कोई बात हंसने की है, ठीक है। चलो ओमिक था किस पर, लोअर टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर जाके क्या हो गया, नॉन ओमिक, क्लियर है। तो पहला नॉन ओमिक का एग्जाम्पल बन गया, मतलब कंडक्टर्स या मेटल्स ही एट हाई टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या हो गया भाई ये, क्या हो गया ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, ठीक, क्या है, इधर एग्जाम्पल 1 में कहा है एट हाई करंट या हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हाई मेटेलिक कंडक्टर्स बिकम्स क्या हो जाते हैं, नॉन ओमिक हो जाते हैं। एट हाई करंट मत लिखना, टेम्परेचर लिखना, चलो एक ही बात है। लिसन, हाई टेम्परेचर हाई करंट करोगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा,
क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, बहुत ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, क्या होंगे, बहुत कोलिजन्स होंगे, तो रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा, ठीक है। एट, ये तो हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सुनो भाई, ये जो है ना सेमीकंडक्टर्स होते हैं। देखो हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो बेसिकली मेनली दो टाइप के पढ़ते हो तुम, कौन कौन से, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, लेकिन एक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, हमारे एक यूनिट भी है, ठीक है, उसका डायोड बना होता है। क्या बना होता है, एक डिवाइस होती है, जब हम उस पर क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट का वेरिएशन ऐसा मिलता है। भाई अभी तो वो पढ़ा नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरी है। अब वो हम ड्रॉ कहाँ करेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो उसमें ग्राफ ऐसा आता है और ऐसा भी आता है, इसे रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज कहते हैं, वो बात की चीज़ है। तो तुम देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, नॉन लीनियर है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन ओमिक। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया भाई, एग्जाम्पल 2, मतलब किसका, सेमी कंडक्टर्स, ये भी ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला किसका है, बोलो, मेटल्स, किस पर, एट हाई, अरे वो थोड़ा उसके सीक्वेंस में नहीं था, मेटल्स एट हाई क्या, टेम्परेचर। दो एग्जाम्पल समझ आ गए। तीसरा वो देखो क्या, अरे तीसरा एग्जाम्पल ये कौन है, ये भी हमने अभी नहीं पढ़ा, ठीक है। गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं भाई, किसी का कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें और करंट का क्या देख लें, वेरिएशन। तो हम जब गैलियम उस पर गैलियम आर्सेनाइड है, ये क्या है, गैलियम आर्सेनाइड, जब इस पर अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इस कंपाउंड पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। ये भी हमें ड्रॉ करके नहीं देखना है, ये डायरेक्ट क्या, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये डायग्राम बनाए गए हैं दोनों, ठीक है। तो ये किसके लिए एग्जाम्पल 3 किसका केस है, बोलो, गैलियम आर्सेनाइड। जब इस पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो करंट का वेरिएशन कुछ ऐसा आता है। अब सुनो, तुम्हें पता है तुमने लिखा था ये जो रीजन है ये नॉन लीनियर रीजन है और ये भी नॉन लीनियर है, यहाँ तक सोच लो थोड़ा सा लीनियर है। अब यार तुम यहाँ पर कैसे बताओगे कि रेजिस्टेंस कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्लोप, क्या स्लोप, तो तुम यहाँ पर स्लोप देख लो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो बच्चों, क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब जब तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा भाई, यही तो आएगा टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये रीजन जो है नॉन लीनियर रीजन, तो ये हमें रेजिस्टेंस कैसा शो कर रहा है, आर कैसा है, पॉजिटिव है। जबकि तुम यहाँ स्लोप ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर, कैसा आएगा, स्लोप ड्रॉ करना आता है तुम्हें, देखना आता है, एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस से, एक एक्सिस के साथ। तो तुम थीटा देख रहे हो कितना आ रहा है, थीटा इज, इसको थीटा 1 ले रहे हैं, इसको r1 मार्क कर दे रहे हैं, इसको थीटा 2, दिस इज ग्रेटर देन क्या, सेकंड क्वाड्रेंट है। और 10 जब भी थीटा 90 से ज़्यादा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 10 थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, एंड दिस इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो आएगा इस पोर्शन में वो कैसा आएगा भाई, वो आएगा नेगेटिव। तो इसको मैंने R2 बोला, ये कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। अब बात ये आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, विच पार्ट ऑफ दिस VI कर्व, ठीक है, शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्या पूछा गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। सबसे मेन हमारा तो ये पार्ट ज़्यादा है, ये तो हम पढ़ेंगे ही सेमीकंडक्टर में, ड्रॉ करेंगे, इवन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नॉन ओमिक कंडक्टर का उन्होंने क्या रख दिया, क्या रख दिया, एग्जाम्पल। ये आपसे ड्रॉ भी नहीं कराएंगे, सिर्फ इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन बेंड करते हो, किसके तरफ, V के तरफ, क्योंकि I कम बढ़ रहा है, V बढ़ा रहे हो लेकिन I कम बढ़ रहा है। एक्चुअली हाई जो इन्होंने लिखा है ना, जैसे हाई करंट पर, किस पर, हाई करंट पर, उसका मतलब ये जैसे ही करंट बढ़ेगा टेम्परेचर खुद बढ़ जाए,
ठीक है, तो तुम इसमें दोनों वर्ड लिख लो। एट हाई करंट पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो इधर टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। किसके वजह से, वजह भी लिख सकते हो, किसके वजह से, हाई करंट पे टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है भाई, कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जा रहा है। क्या बढ़ जा रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सिंस क्या हो जा रहा है, बोलो कोलिजन्स। ये पूरी बात लिख देना। चलिए का मेजरमेंट तो सीख लिया और थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी कर लिया कि भाई रेजिस्टेंस एक अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, ऑफिशियली डिस्प्ले कर रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। देखो हमने कहा व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्सेलरेटेड, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दिखाया भी था, ठीक है, एंड कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस। क्यों बोला, क्योंकि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने एटम्स ही तो छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बच रहे हैं, वो कौन है, पॉजिटिव आयंस, उन्हीं से वो टकरा रहा है, ठीक है। दिस अपोजिशन ऑफर्ड बाय द, और वो उनके मोशन में क्या कर रहा है भाई, जाहिर सी बात है मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ तो ये डेस्क क्या करेंगे, टेबल्स जो होंगी वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। वो अपोजिशन ही क्या कहलाता है भाई, मुझे कौन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बेंचेस, ठीक है। अब पता चल गया रेजिस्टेंस क्या है। अब तुम्हें पता है पोजीशन क्या, ये बेंचेस बहुत, ये रूम डबल हो जाए, क्या हो जाए, बच्चे भी डबल हो जाएं क्लास में, लिसन, तो क्या होगा भाई, लिसन, सब बात इनकी पैसे पे आके अटकती है, ठीक है, ठीक है, लिसन, हाँ सब मुँह माया है। चलो हो गया बस। अबे अब मान लिया मैं जितनी लेंथ ज़्यादा कवर करूँगा उतना ज़्यादा अपोज हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी जितनी लेंथ कंडक्टर के अंदर ज़्यादा ट्रेवल करेगा उतना क्या होगा, ज़्यादा अपोज हो। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, देखो दिस इज व्हाट, बोलो यार, कंडक्टर। आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, तुम्हें पता है यहाँ पर कौन है, बोलो भाई, पॉजिटिव आयंस है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन मूव करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा क्या होगी लेंथ, उतने आयंस उसके पाथ में ज़्यादा पड़ेंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा अपोज होगा। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ वो किस पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा आयंस, ज़्यादा ऑब्स्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी चीज़ किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखो ज़रा भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया ये है, अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ तुम, ये 3 एटम दिखा रहा हूँ, अभी तुम्हें पता है बहुत कम स्पेस है इलेक्ट्रॉन के बेचारे के निकलने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया मैं बढ़ा दूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर इनके बीच की दूरियां बढ़ गई, अब इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा, निकल जाए। तो इसका मतलब जितना एरिया ज़्यादा उतना ऑब्स्टिकल कम, उतना रेजिस्टेंस कम। और ये कैसा रिलेशन होता है भाई, इनवर्स। पहले तो डिपेंडेंसी दिखाई और बता दिया कैसे डिपेंड कर रहा है, जितना एरिया ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है 2 में रिलेशन हो गया। तीसरा कौन, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ते हैं, वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से कौन बढ़ता है, थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ गए भाई। अब थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, ऑब्स्टिकल, ठीक है। मान लिया तुम लोग बेंच ऐसे ऐसे करो, इधर से इधर, इधर से इधर, मैं निकलूं, क्या होगा, गिरूंगा नहीं, मतलब रेजिस्टेंस ऑफर होगा ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। तीसरा कौन, तुम्हें पता है हर एक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो एटम क्या होते हैं, कितने कंडेंस है, कितने ज़्यादा या कितने कम, वो उनके नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब ज़्यादा क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे ये, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। किसी में डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो वहाँ कम रेजिस्टेंस होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड
करता है। कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए, ठीक है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी। लेकिन न्यूमेरिकली हम दिखा सकते हैं, वो किस किस का रिलेशन दिखा सकते हैं? लेंथ का और किसका? एरिया। अब हम इन दोनों को साथ लिख सकते हैं क्या? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तुम जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो क्या आता है? ठीक है, उस कांस्टेंट को किससे लिखते हैं? रो से। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट? रेसिस्टिविटी कहते हैं। बात मेरी क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया और इसमें ये जो रो आया, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब सुनो यार, तुम इसे रो लिख सकते हो क्या? बताओ। आर ए अपॉन क्या? एल, है ना? अब सुनो जरा, अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैंने ये किया, इफ मैंने क्या ले लिया? लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 मीटर ले ली। क्या ले ली? 1 मीटर। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने क्या चूज कर लिया? मैंने कंडक्टर को इस शेप का चूज कर लिया, ये रहा, ठीक है, ओके। छोड़ो, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है और इसका ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ये ए है, ये भी क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। मैंने इसे 1 ले लिया, क्या ले लिया? 1 मीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग ये हुआ कि लेंथ 1 मीटर लेता हूँ, देन एरिया विल ऑल्सो बी 1 मीटर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी? इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो? रेसिस्टिविटी किसकी इक्वल हो गया? ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर जिसकी लेंथ कितनी है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर। मतलब इसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तब जो रेसिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का, वो किसकी इक्वल होता है? न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? रेसिस्टिविटी। अब 2 बातें तो फिक्स कर दी। एक बात क्या फिक्स कर दी भाई? लेंथ। दूसरी बात क्या फिक्स कर दी? एरिया। अब तुम चाहे 5 मीटर का वायर कंडक्टर ले लो, लेकिन जब रेसिस्टिविटी डिफाइन करोगे तो लेंथ कितनी फिक्स कर दोगे? एरिया कितना फिक्स कर दोगे? देन रेसिस्टेंस ऑफ डेड कंडक्टर विल बी इक्वल टू द रेसिस्टिविटी। तुम 5 मीटर का लो तब भी तुम्हें L1 लेना है, A1 लेना है, ठीक है। तुम 10 मीटर लो तब भी L1 लेना है, A1 लेना, तभी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी के बराबर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेसिस्टिविटी है वो ना लेंथ पे डिपेंड करती है ना, जब उसको डिफाइन करेंगे तो हमें इससे कितना लेना होगा? 1। क्या लेना होगा? 1 लेना होगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। किस किस पर? 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। अब नाउ रेसिस्टिविटी इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ 2 फैक्टर्स रह जाएंगे। कौन कौन से? ठीक है, देखो, एक रह जाएगा टेम्परेचर एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ मटेरियल। क्लियर हो गया? तो इस लाइन से हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। तो कुछ याद करना पड़ा क्या? नहीं। रेजिस्टेंस अपोजिंग प्रॉपर्टी थी, किस किस पे डिपेंड कर रही थी, उससे हमने रेसिस्टिविटी बता दी, ठीक है। न्यूमेरिकली वो किसकी इक्वल है वो बता दिया, उससे ये लिख दिया, अब वो किस पे डिपेंड कर रही है वो भी पता चल गया। नोट करो, हम रेसिस्टेंस की स्टडी कर रहे हैं। मैडम किसकी स्टडी कर रहे हैं? रेजिस्टेंस। तो बता था रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा था? लीनियरली। कैसे वेरी कर रहा था? मेटल्स का, ठीक है। अब लीनियर जब वेरिएशन होता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को पता है हम कैसे जज मतलब स्टडी करते हैं? कोई बताएगा? 11th में तुमने पढ़ा, कोई भी टेम्परेचर के साथ अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक क्वांटिटी लीनियरली वेरी कर रही, लेंथ एक्सपेंशन होता था सॉलिड्स में, ठीक है, तो पढ़ा था। तो कैसा क्या फॉर्मूला था? देखो मैं लिख के दिखाऊं। फॉर्मूला था बच्चों, अगर तुम लेंथ निकालते थे टेम्परेचर T पर, तो वो आती थी L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसे प्रूफ किया जाता था डेल्टा L ओवर L करके, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो लीनियरली वेरी कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है प्रूफ करने की, बस हमें पता है कि वो सॉलिड्स में जब एक्सपेंशन होता है लीनियरली तो लेंथ किसी टेम्परेचर T पर इससे देते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर प्रोसीड करना।
तो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ, वेरिएशन ऑफ किसका, रो का आर का विद टेम्परेचर, और हम जानते हैं पहले से लीनियरली वेरी कर, ठीक है। अब लीनियरली वेरी कर रहा है तो किसी भी टेम्परेचर पर जो रेसिस्टिविटी होगी क्या होगी भाई, इंक्रीजेस लीनियरली विद, ये भी पूरी महान है, ठीक है। रेसिस्टिविटी जो होगी बच्चों वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि लीनियर वेरिएशन को हम ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल उसका कॉपी पेस्ट। क्या हुआ, रो नॉट 1 प्लस, चलो मैं बता दूंगा, कुछ पढ़ के नहीं आई तुम, चलो कोई बात नहीं। अब यही फायदा है सक्सेस में जो है, हम बिल्कुल इनिशियल से पढ़ा देते हैं, अगर नहीं लेकिन तब भी ना पढ़ो तो फिर कौन जिम्मेदार है बताओ। चलो भाई, ये लीनियरली वेरिएशन मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ वहाँ पर कैसे वेरी करता है, इसको रब कर दूंगा मैं यहीं लिख के, ठीक है। देखो जब लीनियरली वेरी का मतलब होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सबको पता है भाई। अब एक होता है लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन मतलब किसका, रेसिस्टिविटी का, ठीक है। तो आप लिखोगे इससे, अब मैं अगर ऐसा लिखता, ठीक है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता, क्या हो जाता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन लीनियर वेरिएशन का मतलब हुआ कि मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ रो नोट्स, ये तब इसके क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा, क्या रहेगा, मीन्स डेल्टा टी चेंज कर रहा हूँ तो रेसिस्टिविटी चेंज हो रही है उसी रेशियो में, मतलब उतनी चेंज हो रही है। अब वो मैं अगर डिवाइड भी कर दूँ इससे तब भी क्या करेगी, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो रहेगी, ठीक है। अब रो का मतलब तो तुम जानते हो भाई, प्रोपोर्शनल क्या हटाते हैं हम, साइन। अब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये आया कांस्टेंट, कांस्टेंट को किससे लिख रहा हूँ, अल्फा, ये क्या हो गया, डेल्टा टी। ये चीज़ जो है चेंज इन क्या है, रेसिस्टिविटी है। अब इस चेंज को मैं चाहूँ थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, इस चेंज को हम लिख देंगे रो माइनस क्या, फाइनल माइनस क्या, अब इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, और ये क्या है, रो माइनस, इसको इधर ले जाऊंगा, रो नॉट, ठीक है, प्लस का अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, क्या कॉमन ले लूँगा, 1 प्लस क्या, अल्फा डेल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब पता चला कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है। अगर मैं रेसिस्टिविटी को क्या करूँ, चेंज कराऊँ टेम्परेचर में, तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इवन ये रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं सिर्फ ये लिखता तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता, क्या कहलाता। लेकिन जब हम इस टाइप से वेरिएशन लिखते हैं तो उसे लीनियर वेरिएशन बोल देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी दिख रहा है लीनियर वेरिएशन का, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन दिख रही है नहीं, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिख रही है नहीं दिख रही है, कौन सा किससे कंपेयर करोगे, y इक्वल्स टू क्या, mx प्लस c से, ठीक है, उसी की फॉर्म आई, ठीक है। तो c ये क्या है, कांस्टेंट जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक, और ये क्या है, स्लोप है, ठीक, और ये क्या है, जो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम उसे दिखा देंगे, तो अब ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर हमें डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करा रहे हैं वो, तो पता चल गया जो भी क्वांटिटीज लीनियरली वेरी करती हैं। आप इसको ओपन करके देख सकते हो, ये कैसे दिख रही है बेटा, अल्फा रो नॉट डेल्टा, इसे कंपेयर कर लो, मैं इसको उस फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, ये वाला पार्ट इधर लिख लो, ठीक है। जब ये वाला पार्ट इधर लिखोगे तो तुम लिखोगे अल्फा एम एक्स, अल्फा रो नॉट डेल्टा क्या टी, और प्लस क्या लिख दोगे, रो नॉट। अब इसे कंपेयर कर सकते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस क्या, ये जो इंटरसेप्ट है ये रो नॉट हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया वेरिएशन जिसमें वेरी कर रहे हो, और स्लोप कितना हो गया, ठीक है, और y क्या हो गया। अगर मैं इसे किस पर डिस्प्ले करूं, किस पर, ग्राफ पर, तो ग्राफ कैसा बनाऊंगा भाई बताओगे तुम, इस पर मैं y एक्सिस पर x लूँगा, मतलब टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर ले लिया, और इस पर क्या ले लूँगा मैं, रो, ठीक, इधर इधर तुम देख रहे हो रो कांस्टेंट है, रो क्या है, कांस्टेंट है, किसी टेम्परेचर पर वो होगी रो। तो ये ग्राफ जो है मैं कैसे बनाना चाहिए,
अब ये कुछ ग्राफ कुछ लोगों ने ग्रैब कर लिया होगा, ये वही ग्रैब कर पाएंगे जिन्होंने क्या थोड़े से बेसिक्स पढ़े होंगे कि भाई हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो छोड़ो, वो अभी तो तुम्हारा पार्ट नहीं है। अब तुम्हें बताऊं मैं, ये वाला ग्राफ जो मैंने अभी बनाया, मैं आगे बनाऊंगा अभी इसे। ये ग्राफ आया नीट में 2023 में। अब इतना सा भी आ जाता है क्वेश्चन, ये ज़रूरी नहीं है कि 80% पेपर तो इजी आता है, 20% पे खेला खेला जाता है। किस पर? 20%। चलो छोड़ो, लीनियरली वेरिएशन पता चल गया कैसे है भाई। अब देखो रोटी क्या है? अरे भाई वही बनानी पड़ेगी अगर नहीं पढ़ाएगी तो, ठीक है ठीक है। रोटी मीन्स टेम्परेचर T पर रेसिस्टिविटी, रो नॉट मीन्स रेसिस्टिविटी एट लोअर टेम्परेचर, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। यूजुअली कितना लेते हैं? 20 डिग्री सेल्सियस, इससे 0 पे नहीं ले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बच्चों? दिस इज व्हाट? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। वहां पर क्या होता था? वहां पर नहीं पढ़ा था कुछ 11th में? लीनियर कोफिशिएंट ऑफ क्या होता था? टेम्परेचर, ठीक है। छोड़ो, ये क्या है भाई? चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। वो उसको मत ध्यान रखो, ये आ गया। अब एक बात बताओ यार, इसको तुम क्या लिख सकते हो? तुमने पढ़ा था R इक्वल टू क्या पढ़ा था? देखो R इक्वल टू रो L अपॉन ए, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं रो को लिखना चाह रहा हूँ, RA अपॉन L लिख दूँ, RA अपॉन L, RT लिख दूँ ना, ठीक है। इधर क्या लिख दूँ? A अपॉन L। ये कितना रहा? कट्टम ना, क्या आया निकल कर? इक्वल्स टू 1 प्लस क्या? अल्फा डेल्टा T, ठीक है। इसका मतलब क्या मिल गया? T टेम्परेचर पर क्या भाई रेसिस्टिविटी बदलेगी तो रेजिस्टेंस भी तो बदलेगा, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पर उसके करस्पॉन्डिंग क्या रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा T टेम्परेचर पर, तो ये इस वेरिएशन से दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है भाई? रेसिस्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही। ये एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किए गए हैं, तो मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ती हुई दिख रही है नहीं दिख रही है? तो तुमने यही तो बोला कैसी बढ़ रही है? लीनियरली। तो लगभग क्या है? ये स्ट्रेट लाइन टाइप ही है, ठीक है, पहली चीज। और मैंने क्या कहा था भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ तो इनिशियल टेम्परेचर होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो वहां से शुरू करेंगे। 0 पे 0 नहीं होता, 0 पे 0 नहीं होता, इसलिए यहां से शुरू नहीं कर रहे हैं ग्राफ। रेसिस्टिविटी में किसकी? ये क्या चीज है बच्चों? नाइक्रोम क्या होता है? अलॉय होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अलॉयज की। तो अलॉयज में जो है रेसिस्टिविटी जो अल्फा होता है वो क्या होता है? वेरी हाई होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट या वीकली डिपेंडेंट। क्या बातें यूज कर रहा हूं मैं? 2 वर्ड, इंडिपेंडेंट या वीकली डिपेंडेंट। तो देखो हमने पहले तो लिखा मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए अल्फा कैसा था? पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर्स के लिए एंड इंसुलेटर्स के लिए अल्फा क्या है? ठीक है, नेगेटिव है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिविटी किसकी कम होती है? कंडक्टर्स की। फिर किसकी? फिर किसकी सबसे ज्यादा होती है? अलॉयज की। ये ऑर्डर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सब क्या है भाई? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है, हम कोई प्रॉपर्टी अभी बना नहीं रहे इनकी, ठीक। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ किसका क्या होता है? लोअर देन प्योर मेटल्स। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है भाई? अल्फा। क्या है? 1 अपॉन क्या बच्चों? R। ऐसी नॉर्मल। ये किससे राइम मिल रही है? कंडक्टेंस को बेटा हम G से मार्क करते हैं। किससे मार्क करते हैं? ठीक है, ये रहा G एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय, और ये कौन है? ये कौन है? कंडक्टिविटी, सिग्मा। कंडक्टिविटी इज सिग्मा। ये किसके रेसिप्रोकल होती है? क्लियर है ना? अब तुम देखो इसकी यूनिट क्या होगी भाई? ओम के इनवर्स है, ओम इनवर्स। तुम जिसको क्या कह सकते हो? मोह माया। क्या कह सकते हो? मोह माया। और इसे क्या कहते हैं? सेमी, ठीक है। अब इसे देखो, इसकी एसआई यूनिट भाई, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट तुम्हें पता है कितनी? इसकी यूनिट भी लिख लो,
हे देखो यहाँ से इसकी यूनिट लिखो, यहाँ पर जो है इसकी यूनिट क्या होती है भाई, ओम, दिस इज आर, दिस इज मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो क्या हो गई ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। लिखो आगे चले। नाउ दिस द रेसिस्टिविटी ऑफ क्या, रेसिस्टिविटी की ओम मीटर, तो इस पे क्या लगा दोगे, ओम इनवर्स या क्या, मो मीटर इनवर्स, ठीक है, और या इससे लिख दोगे, ठीक है। साइमन क्या हो गया, सिर्फ किसका, किसके लिए, आर के लिए यूज हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स। अब सुनो, लिसन, इन्होंने रिलेट करना शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, रिलेट। अब ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं, वो उसी को पुट पर करके रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं। यार आई इक्वल टू क्या पढ़ा है तुमने, एन ए वी डी, वी डी जानते हो क्या है, एन ए, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट, ई, ई ओवर क्या, एम और क्या, और एक ही पहले से, तो क्या हो गया, क्या एक बात बताओगे तुम, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसको m है, ठीक है, मैं इसको डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ एन ई स्क्वायर, और इसको भी ला रहा हूँ टाउ को, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये आई अवेलेबल है, अवेलेबल, ऊपर क्या बचा, वैसे तो ए बचा, ए बचा और ई बचा। अब सुनना जरा, ई को तुम क्या ऐसा लिख सकते हो, कितना भाई, ये कहाँ से लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, सही है। ये किसकी इक्वल हो गया भाई, आई, मैं इसको v अपॉन आई लिख दूं। अब मैं सुनो, मैं इधर लिखने जा रहा हूं v अपॉन आई, ठीक है, v अपॉन आई लिख दिया मैंने, ठीक है। अब तुम देखो ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये सुनो, ठीक है, इधर देखो, मैं अभी समझाता हूं, लिसन, पहले ये बताओ ये क्लियर हो गया। अब इसमें देखो, मैं इस आई को बच्चों ना, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूं, आ गया ना, है ना, और ये वैल्यू इधर ला रहा हूं, एल हो गया, और ये वैल्यू कहाँ ले आ रहा हूँ, डिनोमिनेटर, ए हो गया, और ये एज इट इज रहने दे रहा हूँ, वो ये भी तो आएगा इधर, ठीक है। चलो मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, कोई बात, चलो अब तुम, अरे इसका फोटो लेके भेजूंगा, चुपचाप रहो। देखो इधर, इस पूरे पार्ट को यहाँ उठा लाओ, इस पूरे पार्ट को, सब लोग एक बार देख लो, इस पूरे पार्ट को इधर उठा लाओगे, एम एन ई स्क्वायर टाउ, उठ गया, ठीक है। इस एल को किधर ले आओ, इधर, ए को किधर ले आओ, इधर, इधर क्या ले जाओ, v अपॉन आई, वॉट इज दिस, आर, क्या हो गया, आर। अब तो इधर लिख सकता हूं आर, ये क्या है बेटा, एल अपॉन ए, आर इक्वल्स टू एल अपॉन ए, ठीक है। और व्हाट इज दिस, एम एन ई स्क्वायर टाउ। अब सुनो जरा एक बात मेरी, तुम ये फॉर्मूला पढ़ा था, कंपेयर कर दो, क्या कर दो, कंपेयर, तो वेयर क्या, रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आ गई, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, तो रिलेशन मिल गया किस किस के बीच में, रेसिस्टिविटी एंड टाउ के बीच। कुछ नया तो नहीं है ना, ठीक है, इससे प्रूफ करना है। तो तुम देखो, जे को हटाना भी, जे तो आता नहीं उसमें, ठीक है, जे इक्वल टू क्या लिख लो, आई अपॉन ए लिख दिया। अब यहाँ से सिग्मा, ठीक है, सिग्मा को लिखे रहने तो, चलो ये बताओ ये क्या होता है, v अपॉन क्या भाई, एल, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा, लेकिन तुम्हें यार ना v और i को रिलेट करना है, क्या करना है, इसको भी लिख लो तुम, दिस इज व्हाट, 1 अपॉन क्या, रो, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि भाई v इस सारे पार्ट को इधर ले जा रहा, ठीक है, तो आप v को इधर ही छोड़ दो और इसको इधर ले आओ, तो रो आया, एल आया, अपॉन में क्या आया,
ए, और क्या आया भाई, आई तो पहले से था, ठीक है। यहाँ क्या बचा छोड़ा मैंने, वी, वी को मैं इधर लिख लेता। ये पार्ट क्या था भाई, आर नहीं था, ठीक है, आर, या फिर आर बोल दो कांस्टेंट रहता है ये, या इसको बोल दो जो ये रेसिस्टिविटी है वो नेचर मटेरियल के किस पे, नेचर पे डिपेंड करती है। लेंथ और एरिया भी क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो इसलिए v यहाँ से क्या हो गया, आर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो मीन्स ये है तो ये है ना, इसका मीनिंग है कि भाई ये भी एक तरीके से क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। क्या हो गया, ओम्स लॉ। लेकिन इसको हम बोलेंगे कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब जानते हो कि मीन्स जिसी को छोटे लेवल पर स्टडी करना, मीन्स करंट डेंसिटी, एक करंट पढ़ते हो पूरे कंडक्टर से, करंट डेंसिटी क्या पढ़ते हो, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले गए ऋषभ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट पार्ट हुआ, लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। और उसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है, क्या होती है भाई, यहाँ पर तो हम वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि करंट भी स्केलर है और पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर है, तो हम इस वाली को वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने इसकी कौन सी फॉर्म लिख दी, वेक्टर फॉर्म लिख दी, बस लिख दो। हाँ बेटा, एक सिलेंड्रिकल वायर है, इज स्ट्रेच टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय इतने %। अब यार स्ट्रेचिंग आ गई, वॉल्यूम सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, जैसे ना कहीं पर भी मैं अगर बात करूं, कंपैरिजन आए कि ये आपने इसको इतना बढ़ा दिया तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, तो हमेशा रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो तुम जब भी बात आए तो R2 अपॉन क्या लिख लेना, पहले R1 लिख ले, ठीक है। अब सबसे पहली बात आई कि इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कितना हो गया रेजिस्टेंस, पहले आपने कह दिया R1 है, ठीक है, बाद में क्या है, तो इसको रिलेट कर रहे हो। तो रिलेट क्या क्या करने पर भाई, यहाँ बोल रहे हैं कि लेंथ में चेंज करा, तो एक ऐसा फॉर्मूला डिस्प्ले करेंगे जिसमें लेंथ आती हो। मेरी बात सुनो, आप एक क्वांटिटी का वेरिएशन देख रहे हो, ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है क्या चेंज कर रहे हो। वैसे तो R = V/I भी होता है, तो ऐसे नहीं आंखें बंद करके कुछ भी अप्लाई कर दो। तुम कहोगे कि भाई ऐसा फॉर्मूला लिखना है रेजिस्टेंस का जो उन्होंने क्वांटिटी वेरी की है वो दिखनी चाहिए, उन्होंने कहा लेंथ, तो R का वो फॉर्मूला जिसमें लेंथ आती हो, which is this that formula, rho R = rho L/A, ठीक है, rho L2 / rho L1 / A1। रो मैंने क्यों कट कर दी, सेम क्यों ली, मटेरियल सेम है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, स्ट्रेच करने से नेचर नहीं बदला, दिनुल स्ट्रेच करने से नेचर नहीं बदला, इसलिए रेसिस्टिविटी क्या रही, सेम। अब एक स्टेप आगे बढ़ गए, L2 / A1 / A2, क्लियर आ गई बात। अब उन्होंने जो वेरिएशन बोला, उन्होंने कहा यार लेंथ जो है ना 1% बढ़ा दी, ठीक, सुनो मैडम एक मिनट, थी कितनी, L1, ठीक है, बड़ा कितनी दी, 0.1% ऑफ L1। इसका मतलब समझे, इसे दो तरीके से पूछ सकते हैं, वो इतने टाइम्स कर दी, वो क्या कहते हैं कि 2 टाइम्स कर दी या 3 टाइम्स, तो तुम बस इतना लिखते हैं। क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्या करा रहा हूँ, लिटिल बिट हायर, ठीक, तो पूछिए भी सकते हैं। तो बात समझे मेरी तुम, ये वाला पार्ट तो नहीं पूछा उन्होंने, तो अब बात ये आई कि भाई L1 थी और इतनी कर। अच्छा सुनो, L1 को क्या ले लो भाई, L1, इसका मतलब जानते हो तुम, 0.1% का मतलब क्या, 100 ऑफ L1, ठीक है। अब L1 को कॉमन ले लो, क्या ले लो भाई, L1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा। अब दो तरीके से सॉल्व करने के, चाहे तो इसको आगे प्रोसीड कर दो, ऐसे ही रहने दो, चाहे तो क्या कर दो 1.001 ऑफ L1, ठीक है। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, यार तुम्हें जो है ना L2 दे दी, तो L2 का तुम्हें पता है कि L2 यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये तो रह जाएगा। अब इसको रिप्लेस करो क्योंकि इसका तो कोई काम दिया नहीं है,
तो कॉन्सेप्ट कौन सा है बच्चों कि वॉल्यूम क्या रहता है भाई, सेम रहता है, ठीक है। अब उसमें आता था यही एरिया वाला केस, ठीक है। तो A1 L1 इक्वल्स टू वॉट, A2 L2। अब आपको निकालना क्या है, A1 अपॉन, आप A1 अपॉन A2 निकाल कर L1 L2 के टर्म्स में लिख लो, L2 अपॉन, यहाँ देख रहे हो पहले से L2 अपॉन L1 है, तो L2 का क्या हो गया, L2 का स्क्वायर ओवर L1 का स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब तुम्हारा वेरिएशन तो लेंथ के टर्म्स में आ गया भाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को तुम क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। व्हाट इज दिस, L2। अब L2 की वैल्यू बताओ बच्चों, ये दिख रही है। अब इसे मैं तुम्हें दो तरीके से करके दिखाऊंगा, L1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का क्या ओवर कितना, ये ना, फिनिश कितना भाई। अब देखो दो तरीके से करते हैं बच्चे। एक तो ये हो गया कितना, इसकी वैल्यू बताओ 1 पॉइंट। अब इसकी कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। जो स्मार्ट लोग होते हैं यहाँ लगाते हैं BT। BT मीन्स बाइनोमियल थ्योरम, कि x इज लेस देन क्या होता है, जब मच लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख देते हैं, 1 प्लस nx, 1 प्लस nx। तो ये क्या बन जाता है, 0.002 बन जाता है। अब इसको क्या लिख देते हैं फाइनली, 1.002। और जो लोग स्मार्ट नहीं होते हैं, मतलब मेरे जैसे नहीं है, वो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, फिर जाकर क्या उसकी कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो इतना लेंथी नहीं जाना है, आप करोगे ऐसे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, R2 अपॉन किसकी, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन तुमसे दो तरीके से पूछा जाएगा बच्चों, देखो कितने टाइम्स हो गया, एक तो ये ऑप्शन दे देंगे, एक वो पूछ लिया उन्होंने क्या, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। अब परसेंटेज तो बच्चे बच्चे को आती है भाई, क्या होती है, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें भी स्मार्टनेस दिखाओ थोड़ी सी, ये वैल्यू रख दो, चलो अच्छा मत दिखाओ ज़्यादा स्मार्टनेस। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1.022 R1 माइनस R1 कितना बचेगा भाई, भाई यही तो है, R1 माइनस R1 ओवर कितना, कट मार दो, ठीक है, इंटू 100। अब सुनो बच्चों, ये बचा 0.002, R1 लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है, इंटू कितना 100, कितने परसेंट, आंसर हो गया। ठीक है, 0.2%। क्लियर हो गया, क्वेश्चन आसान है। अब वो तो तुम्हें पूरी कहानी समझानी पड़ी, वरना ये तुम क्या कर लोगे फ्यू स्टेप्स। बेटा ये P पॉइंट है और ये क्या है, ठीक है। तुम्हें पता है कि करंट डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, कराया था वो नोट अभी इससे पहले। तो इसका मतलब ये यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे P से किसके तरफ जा रहे हो, Q की तरफ जा रहे हो। क्रॉस सेक्शन एरिया, जब डेंसिटी कम हो रही है तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता होगा, ठीक है, क्या होता होगा बच्चों बताओ, चलो भाई बताओ। बेटा यही तो बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है करंट डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा डिस्टेंस करंट डेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब J डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एरिया क्या हो रहा होगा, तो बन गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, देखो द स्ट्रिप इज नैरो एट P पर कितनी है, नैरो है, एंड देन एट Q, तो क्या हो गया ऑप्शन, तो थोड़ा जोर से बोल देते हैं। तो स्ट्रिप का एरर कहाँ पर नैरो होगी, देखो बेटा उन्होंने एरिया से नहीं ड्रॉ की ग्राफ। अब ग्राफ देखो, चालाकी देखो, लिसन, इनकी चालाकी देख रहे हो कि करंट डेंसिटी और डिस्टेंस का वेरिएशन देती, ठीक है। एक एंड P बोल दिया और एक एंड क्या बोल दिया, Q। इधर जाते पर क्या चीज डिक्रीज करा दी, डेंसिटी। अब डेंसिटी डिक्रीज कर गई तो एरिया तुम खुद कनेक्ट करोगे कि डेंसिटी के एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बोलोगे कि सिंस J क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एरिया क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब A2 इज ग्रेटर देन AQ इज ग्रेटर देन क्या, ठीक है। तो स्ट्रिप नैरो किस पर होगी, P पर, दिख रहा है यहाँ से,
ये सारे टॉपिक 10th के हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है बच्चों? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें क्या पढ़ रहे थे तुम कि जब भी तुम क्या करते हो, कोई कंडक्टर में क्या प्रोवाइड करते हो या किसी रेजिस्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं विद द आयंस, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। तो वो हीट कहाँ से आती है? हीट कहाँ से आई? जैसे ये तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है बच्चों, तुमने क्या अप्लाई कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो तुमने कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की नहीं की, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई? वर्क डन अपॉन क्या? चार्ज मूव, यही तो होता है। अब इसका मतलब वर्क डन कहाँ से मिला तुम्हें? जो तुमने सप्लाई की, क्या एनर्जी सप्लाई की, है ना। अब एक बात बताओ तो मुझे कि भाई इन्होंने का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू द एटम्स एंड आयंस अपीयर्स एज हीट। तो हीट कहाँ से आई? जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, ठीक है, क्या थी भाई? एनर्जी। एनर्जी कितनी है? वो वर्क डन। क्या बच्चों? एनर्जी किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर है, ठीक है। और वो क्या है वर्क डन? बोलो वी क्यू, ठीक है, लिख सकता हूं यहाँ वी क्यू। क्यू क्या होता है? आई टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, आई टी। अब तुम इसे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसे? तुम v को आई आर लिख दो तो क्या हो जाएगा? ये आई स्क्वायर आर टी। तुम चाहो तो i को v अपॉन आर लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? बोलो v स्क्वायर ओवर आर टी। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला बन गए। कितने? 3। अब तीनों को तो तुम्हें याद नहीं करना है, तुम ज्यादातर क्या ध्यान रखो, ठीक है, ये जितने फॉर्मूले आएंगे सब सेम फॉर्म में आएंगे, तो तुम्हें याद तो होते ही है 10 से, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला बना, ठीक है। चलो आगे। अब ये वाला पार्ट बताओ, ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो तुमने क्या की थी? सप्लाई की थी, वही हीट में बदली थी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर है बच्चों? वहां से देख लो, वर्क डन किसके? देखो टोटल वर्क डन है ना बाय द सोर्स, ठीक है। क्या मेंटेन करने में? देखो तुमने इलेक्ट्रिक करंट भेजा, कौन मेंटेन कर रहा है भाई? सोर्स कर रहा है। सोर्स कैसे कर रहा है? एनर्जी सप्लाई कर रहा है। एनर्जी सप्लाई कर रहा है, वो कहाँ जा रही है? वर्क डन करने में। वर्क डन कहाँ से आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी कहाँ से आई? वर्क डन। एंड वर्क डन इज व्हाट? वी क्यू। वी क्यू इज व्हाट? बोलो ना। और ये फिर से किस में कन्वर्ट कर दो? आर टी। और फिर किस में कर दो? इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर डी। तो सेम फॉर्मूला, क्योंकि सेम ही टाइप है लगभग, वही एनर्जी हीट में चली जाती है, ठीक है। तो आपने एक याद किया, एक फ्री में मिल गया, ठीक है। अब सुनो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो तुम्हें सप्लाई मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? गवर्नमेंट देती है तुम्हें। कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वहाँ से दे रही है, उसकी कॉस्ट भी लेगी भाई, फ्री में क्यों बांटेगी, ठीक है। अब उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। लेकिन ये जूल तो होती है एसआई यूनिट, कमर्शियलाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो किसमें आपकी यूनिट्स आती हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, किलोवाट। तो जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या है भाई? बोलो किलोवाट आर। और उसे हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और क्या बोल देते हैं? सिंपली 1 यूनिट बोल देते हैं। एंड 1 किलोवाट आर किसके बराबर होते हैं? 6 × 10⁶ जूल। कैसे निकाला? इसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। वॉट को पहले किलो को वॉट में, वॉट को किस में? जूल में, ठीक है। और फिर आर को लिखोगे सेकंड्स में, तब जाकर ये वैल्यू निकल कर आए, ठीक है। अभी कन्वर्ट लेसन 50 रुपीज़ की हो गई। एक बात बताओ, 1/2 kg कितने की होगी? वेरी गुड। अब जैसे मैं इसको पूछ रहा हूँ, बेटा कितनी? 1/2 kg कितने की? अब बल्ब की बात कर रहे हैं। बल्ब पे भी रेटिंग होती है बेटा। क्या होती है? रेटिंग होती है। एक बल्ब है, उस पर लिखा है 100 वॉट 220 वोल्ट। क्या लिखा है? 220 वोल्ट 100 वॉट, ठीक है बच्चे। अब
इसका मतलब समझो बेटा, मैंने इस पर कितने वोल्ट लगाए, अगर 220 वोल्ट, कितने लगा दिए, 220 वोल्ट लगा दिए, तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा वो कितनी, भाई रेटिंग यहाँ से दिख रही है, 1 kg शुगर कितने की है, और अगर मैं इस पर 220 वोल्ट लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है 220 वोल्ट लगा रहा हूँ तो कितनी कंज्यूम करेगा, 100 वाट, ठीक है। लेकिन मैंने कितने लगा दिए इस पर, बिल्कुल हाफ, तो ऋषभ कितनी पावर कंज्यूम करेगा बेटा, देखो 220 पे कितनी कर रहा है, और इस पर कितनी करेगा 50। ये शुगर बेच रहे हैं, यहाँ पर क्या पावर निकाली जा रही है, शुगर नहीं बेची जा रही है बेटा, समझ में ये बात। तो जो लोग फिजिक्स को शुगर मतलब चीनी से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो बाद में चीनी बेचनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई साहब ये फिजिक्स है और वो क्या है, चीनी, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। वो कहते नहीं है कि कौन, लिसन, वो वाला वर्ड है ना, हम चीनी भाई भाई क्या कहते हो, चीनी चीनी भाई भाई जो भी, तो बेटा भाई भाई कभी नहीं हो सकते, ठीक। तो यहाँ पर जो है शुगर अलग, इसको अलग ट्रीट करोगे। अब इसका मतलब समझो, देखो लिसन, जब तक तुमने मतलब नहीं समझा, मैंने ये समझाने की कोशिश की, तुम जब भी फिजिक्स को किसके तरह ट्रीट करोगे, चीनी की तरह ट्रीट करोगे, तो ये कुछ नहीं होगा। तुम उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझो, क्या है, अब सुनो। पहले रेटिंग का मतलब, रेटिंग पर वो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल इसके तरह, ठीक है। जो लिखा है उसके एक्चुअल मतलब समझो, कि यहाँ लिखा होता है जैसे 220 वोल्ट, क्या लिखा होता है 100 वोल्ट, हर अप्लायंस पे लिखा होगा, इवन एसी पे भी अगर स्लिप पे देखोगे ना तो लिखा होगा। इसका मतलब होता है कि अगर आप 220 वोल्ट लगा रहे हैं, इसका मतलब समझो, अगर आप 220 वोल्ट लगा रहे हैं तब ये 100 वॉट कंज्यूम करेगा। पहली बात क्लियर होगी सबको। अगर इससे वोल्टेज बदल गए, इससे वोल्टेज, तो पावर भी कंजम्पशन बदल जाए। पावर कंजम्पशन तो 20 अगर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, तो तुम बिना डाउट के बोल दोगे 100 वॉट्स, ठीक है। अब जैसे ही मैं वोल्टेज बदल रहा हूँ, तो बेटा वी डैश मैंने कर दिया 110 वोल्ट, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे पी डैश, पावर बदल गई, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v²/r था। एक भी चीज बदल दी तुमने, एरिया, एक भी चीज बदल दी तो पावर बदल जाएगी। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो भाई, यहां पर जो फॉर्मूला लगाओगे पी का, वो बेटा क्या होगा भाई, फॉर्मूला थोड़ी ना बदलेगा, P = v²/r। अब ये फॉर्मूला तुम्हें रेजिस्टेंस दे देगा, R = क्या, देखो R निकालना है v²/p, तो इससे रेजिस्टेंस कितना आएगा, v² जरा देखो, 220 × 220 ओवर पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, कट कर दो, ठीक है, ये आ गया 484 ओम। तो मतलब समझो तुम इसका, बच्चे यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इस बल्ब का वो कितना है 484, बल्ब थोड़ी बदला है भाई, बल्ब नहीं बदला है, ठीक है। अब इसका मतलब बल्ब नहीं बदला है तो रेजिस्टेंस तो अभी भी 484 हो, रेजिस्टेंस तो अभी भी 48, तो जो बदला है ना वो बदल दो तुम, जो बदला है उसे बदल दो, ठीक है। सब कुछ बदलने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो भाई लिसन, यहां से तुम्हें पता है कि कुछ मैंने तुमसे एक चीज बोली भी थी कि जिस कंडीशन पे जो अप्लाई कर रहे हो फॉर्मूला, उसी कंडीशन की सारी चीजें प्लेस करनी है वहां। चाहे आप V = IR लगाते हो, चाहे आप E = Q = CV लगाते हो, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, इवन समझ में बात। तो इस कंडीशन पे वोल्टेज कितने हैं भाई, इनटू क्या रेजिस्टेंस बदला, बल तो वही है, तो इसका मतलब कितना है 484। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितनी वॉट पावर आ जाएगी बताओ भाई, 11 4 करोगे 10 बेटा, और ये भी क्या है 10, फिर इसे डिवाइड करोगे, ठीक है, कितना आएगा, देखो तुमने डिवाइड किया 11, ये कितना आ गया 4, कितनी वॉट आ गई, देख रहे हो तुम। तो वोल्टेज आधी करने से पावर आधी नहीं हो रही है, ये अपने किससे निकल रही है, बेसिक एप्लीकेशन जो उसका फॉर्मूला है, तो इसको इसके तरह ट्रीट नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। तो इतना डिफरेंस होता है एक्चुअल फिजिक्स में और किसी तुम जैसे ट्रीट करते हो फिजिक्स को, ठीक है। इतनी बात सीख ली बस, क्लियर है। अब तो आगे एंजॉय करेंगे, क्या करने वाले हैं, एंजॉय। तो पावर रेटिंग समझो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड, वही तो होती है पावर।
बाय अ अप्लायंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ मार्क वोल्टेज। जो भी मार्क वोल्टेज कौन से हैं बेटा, जैसे कहीं 220 मार्क होंगे, कहीं कुछ और मार्क होंगे, तो वो पर्टिकुलर वोल्टेज पर उतनी ही पावर क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा। तो जैसे मैंने एक दिया बल्ब रेटेड एट, यही तो एग्जांपल दिया, कितने पर रेटेड है, 220 वोल्ट पे कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो तुम बिना देखे बता दोगे कि अगर 220 वोल्ट लगा रहे हैं वो तो कितनी कंज्यूम करेगा, 100। अगर बदल दे रहे हैं तो तुम भी बदलोगे और निकालोगे किससे, इससे, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ठीक, चलो एक क्वेश्चन है ये, क्या बोल दिया, एक बल्ब है इतने पे रेटेड है, ये ब्रैकेट में लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं भी लिखा है तभी अंडरस्टूड है कि ये क्या चीज़ है, रेटेड है, कि स्पेसिफिकेशन है इसके कि भाई 220 वोल्ट लगाओ और 100 वोल्ट कंज्यूम कर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि सप्लाई डेट कितने पर, बदल दिए, कितनी कंज्यूम कर गया, निकालनी आ गई पावर, ठीक है। एक और कंडीशन आती है, जैसे ना ये बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, ये हमारे जो हाउस होल्ड सर्किट में होते हैं, बेसिकली वो पैरेलल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, पैरेलल। ये मैं कल तुम्हें ग्लो करा के दिखाऊंगा। दो बल्ब अगर मैं पैरेलल में लगा दूं तो मैं, पता है ना कि कहते हैं कि यार 60 वाट की रॉड ले आओ, 40 वाट की ले आओ, जितने वोल्टेज ज़्यादा होते हैं उतनी पावर क्या करती है, बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करता है, ब्राइटनेस क्या होती है। तो तुम्हें पता चल गया, जितनी वॉट ज़्यादा उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए, पैरेलल अरेंजमेंट के लिए। सीरीज में बदल जाती है, सीरीज में बदल जाती है। लेकिन मैं तुम्हें किससे सिखाऊंगा, इस लाइन से। क्या सिखाऊंगा कि भी बल्ब विच कंज्यूम, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो ज्यादा क्या करेगा, ग्लो मोर ब्राइटर, ठीक है। इस लाइन को ध्यान में रखते हुए अब हम अरेंजमेंट पे काम करेंगे आगे। पहले ये नोट करो, सबसे पहले मैंने समझाया था पावर रेटिंग। रेटिंग का मतलब मैंने क्या बताया था कि भाई फिक्स वोल्टेज पर, गिवन वोल्टेज पर फिक्स अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम होती है। जैसे मैंने कहा था शुगर के पैकेट पे लिखा होता है 1 kg 40 रुपीज़, तो 1 kg कितने रुपीज़ की मिलनी है, 40 रुपये। तो रेटेड डिसाइड कर देगा कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई 20 वोल्ट पर कितनी कंज्यूम हो रही है, बोलो 100 वोल्ट। 20 वोल्ट पर इस वाले बल्ब पर कितनी हो रही है, 25 वोल्ट। पता चल गया। अब अगर मैं 220 वोल्ट देता हूँ तो मुझे पावर कंजप्शन गिवन है। ये रेटेड का मतलब यही होता है, अगर तुम आप 40 रुपीज़ दोगे तो 1 kg शुगर मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब ये 220 वोल्ट पर रहना चाहिए, वो 20 वोल्ट। जब मैंने पैरेलल में लगाया तो मुझे पता है कि दोनों को क्या करता हूं मैं, भाई सेम वोल्टेज पर आ गए, 220 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये वाला बल्ब भी और ये भी कितने पर है, सेम वोल्टेज विच इज 220। अब इस पर पावर कंजम्पशन पूछ लूँ कितना, तो तुम कह दोगे वही 100 वोट, कितने वोट, और इस वाले पर पावर कंजम्पशन पूछ लूँ P2 कितना, बोलो, ठीक है। अब मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था कि वो बल्ब जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करता है, ठीक है। तो तुमने ऐसे ही बता देना भाई किस पर ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, तो ये क्या करना चाहिए, ज़्यादा ग्लो करना चाहिए। अब इसे हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। देखो हमने देखा, ठीक है, मेरे पास दो बल्ब हैं, क्या है भाई, दो बल्ब हैं। देखो ये वाला जो है, ये वाला 100 वॉट का है और ये वाला कितने का है, 25 वॉट का है। ऑन करने पर देखो क्या हो रहा है, कौन सा बल्ब ज़्यादा तेज़ी से ग्लो कर रहा है, 100 वॉट वाला। ऊपर वाला दिख रहा है, ये 100, चश्मे में से नज़र आ रहा है प्रार्थना, ये 100 वॉट का है, ठीक है, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, कम ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ऐसे देखो, अब ब्राइटनेस समझो यार, यहाँ तो डायरेक्ट पता चल गया, पता चल गया। अब मैंने दो चीजें और निकालना सिखाई थी इससे पहले क्वेश्चन में, पंखे ही देखते रहो, क्या चाह रहे हो भाई, सुधांशु क्या चाह रहे हो बेटा, सुधांशु बैठ जा, तू मुझे बोल क्या करना, रहने दे सुधांशु। दो बल्ब हो गए, दोनों की ब्राइट पावर पता चल गई। अब यार पता है क्या होता है कि अगर मैं मान लिया इनको सीरीज में लगा दूं, क्या लगा दूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपने मान लिया 220 वोल्ट लगाए, कितने लगाए, 220 वोल्ट, तो ये बढ़ जाएंगे। लेकिन तुम ऐसे नहीं निकाल सकते। तुम अगर ड्रॉप निकाल रहे हो इस पर, क्या कर रहे हो भाई, इस पर V1, तो इसी में जाने वाली करंट चाहिए और इसी का क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट सीरीज में क्या है भाई, सेम है, तो इस पे निकालोगे तो क्या करोगे,
सबसे मेन चीज़ तुम्हें R1 की ज़रूरत है और किसकी, और मैंने R1 R2 निकालना सिखाया था एक इंडिविजुअल क्वेश्चन करा के। कौन सा? सिर्फ बदले हैं तुम्हारे वोल्टेज, तो तुम पावर का जब फॉर्मूला लाओगे तो वोल्टेज ही बदले हुए दिखाओगे बस। बाकी रेजिस्टेंस रेटेड से उठाओ 484, कितने वॉट कंज्यूम हो गई? 25। अब तुम देख रहे हो पावर निकालना सीख गए तुम। अब चले यहाँ ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि रेटेड वैल्यू ही थी वोल्टेज की, तो पता था कितनी कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। लेकिन इस पर बदल रही है, तो इस पर निकालने के लिए तुम इस पर निकालोगे कितनी कंज्यूम हो रही है, किस फॉर्मूले से? P और ये P2 डैश, ठीक है। इस पर वोल्टेज क्या आ गए? V1 डैश और V2 डैश। तो यार P1 डैश कैसे निकलेगा बच्चों? पहले तो वोल्टेज निकालने पड़ेंगे। वोल्टेज कैसे निकलेंगे? करंट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? और तुम करंट से भी निकाल सकते हो पावर अगर डायरेक्ट चाहो तो। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। आई कैसे निकलेगी भाई? आई इक्वल्स टू बताओ, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर टी। आर टी मतलब आर एस, ठीक है। वी कितना भाई? आर एस टी कितना? इसका और इसका रेजिस्टेंस। अब सुन लो, रेजिस्टेंस रेटेड से निकालते हैं। तुम किसका निकाल चुके हो? 100 वोल्ट वाले का निकाल चुके हो, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। R1 कितना है भाई? R1 इज 484 ओम। वो तो पहले निकाला था इसलिए हमने लिख दिया। इस वाली रेटिंग का निकाल चुके हैं R1। इसका उसी तरीके से निकाला जाएगा। कैसे निकलेगा? V स्क्वायर ओवर T, मतलब V स्क्वायर ओवर P। P जो इसकी पावर है, V स्क्वायर कितना है? 220 इंटू अपॉन पावर कितनी है? 25। कितना आया था? 1936 ओम आया। रेजिस्टेंस का भी पता चल गया। अब देखो तुम्हारे पास दो सिचुएशन है, या तो वोल्टेज निकालकर पावर के फॉर्मूले कितने हैं, देखो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। एक तो है आई स्क्वायर आर, और एक क्या है? दो फॉर्मूले, और एक वी आई है। तीन फॉर्मूले हैं। वी और आई दिया तो उससे निकाल लो। वी स्क्वायर अपॉन आर तब निकाल सकते हो जब वोल्टेज पता हो, और आई स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हो। करंट पता हो और क्या पता हो? रेजिस्टेंस पता हो। तो इस पर जो पावर आएगी ड्रॉप होकर वो कितनी आएगी? इससे निकालो तुम, ठीक है। क्या आएगी भाई? तुमने इससे ही तो निकाली थी, V1 स्क्वायर ओवर, और इससे निकाली थी क्या? V2 स्क्वायर ओवर R2। लेकिन ये कौन सा वाला आया था? डैश। ये मैं कल निकाल चुका, दोनों को क्लास के बाहर कर दूंगा अगर आप देख लिया बातें करते हो, ध्यान रख लेना, ठीक है। एक वर्ड भी सुन लिया मैंने। इसकी वैल्यू बताओ। P1 कितना आया था भाई? 4 वॉट, और ये कितनी आई थी? 16 वॉट। तो तुमने देखा क्या कि भाई पहले पावर कहाँ ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी? B1 पर। अब किस पे कंज्यूम हो रही है? P2 पर। किस पे कंज्यूम हो रही है? P2 पर। ये करंट की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ, V अपॉन आर टी। आर टी कितना आ रहा था? 1936 प्लस 484 प्लस 1936, 1 बाय कितना? यहाँ 1/11 रखते, R1 की वैल्यू रखते, वोल्टेज निकलते। वोल्टेज कितने आए थे बताओ? V1 40, और इस पर कितने आए थे? 176 वोल्ट। ये कल मैं करा चुका था। अब तुमने पावर कंजम्पशन निकाल दिया। अब बताओ तुम्हें कौन सा ग्लो करना चाहिए ज़्यादा? जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो देखो पावर कंजम्पशन बदल गया, इसलिए क्या हो गया? ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसमें सेकंड बल्ब ज़्यादा तेजी से ग्लो कर रहा है। अब इस चीज़ को तुम एक्सपेरिमेंटली देख लो। अब देखो भाई, ये 100 वॉट वाला बल्ब है, और ये कितने वाला है बोलो? 25 वॉट वाला। तुम्हें दिख रहा है कौन सा तेजी से ग्लो कर रहा है? ठीक है, ये दोनों का अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल है। इस बल्ब के भी दोनों, एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल उधर, इस बल्ब का भी एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल इधर है। समझ गया ना मेरी बात? अब मैंने सीरीज में कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला वाला तो प्रूफ हो गया। अब सीरीज अरेंजमेंट क्या होता है वो करो। हाँ भाई, सीरीज अरेंजमेंट का मतलब होना चाहिए कि जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ वो इस टाइप से करूँ, ठीक है। पहले दोनों बल्ब को क्या कर दूँ, देख लो। दोनों बल्ब्स को मैंने आपस में इस वायर से कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब और दूसरा बल्ब।
ये क्या है मेरे पास, क्या चीज आ गई, ये आ गए, मैंने दोनों एंड्स बल्ब के, देखो एक टर्मिनल ये खाली कर दिया और एक ये खाली कर दिया। अब मैं अगर क्या करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं इस पर अलग, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अभी मत लगा देना, इधर मैंने ऑफ कर रखा है, तुम लोगों का वैसे ही कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, हाँ स्विच ऑन, इधर तो डिस्कनेक्ट है, ये देख डिस्कनेक्ट है, तुम लोगों के साथ रिस्क लिया जा सकता है क्या? चलो भाई, चलो कोई बात नहीं, हमें कुछ हो जाए तुम्हें कुछ ना हो बस। हाँ भाई, अब सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब तुम ये बताओ, ये बल्ब को कितने वॉट का, ये वाला 100 और ये वाला 25, वो ऑन करो जरा, कर दो ऑन ऊपर। ये तुम्हें 100 वॉट का है, मैंने इसीलिए डिफरेंट बल्ब्स लिए हैं, बिल्कुल क्या है ओवल शेप में, और ये क्या है थोड़ा सा वैसा है, तो ये 100 वॉट का था, ये कितने का? अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा ज़्यादा तेज़ी से जलना चाहिए? ठीक है, हमने 100 वॉट का इधर लगाया ना, चलो चलो कोई बात नहीं, अब लाइट ऑफ कर दो। अब ये देखो तुम्हें दिख रहा है, ये 100 वॉट वाला था पहले, ठीक है, और वो कितने का था? 60 वॉट वाला था, या 25 वॉट का था, तो वो क्या कर रहा है, अब तेजी से ग्लो कर रहा है। सीरीज में क्या हो गया, पावर कंजप्शन बदल गया। ए बच्चों देखो, अब देखो तुमने ये देख भी लिया एक्सपेरिमेंटली, बट हमें क्या करना है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है उसको समझना है। जब क्या करते हैं, हमने सीरीज में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो डिवाइड होता है, इस पर ज़्यादा ड्रॉप हो जा रहा है, जिससे पावर क्या हो जा रही है, इस पर बढ़ जा रहा है कंजप्शन इन सीरीज, और पैरेलल में क्या हो रहा था, 220 वोल्ट सेम होने पर क्या हो जा रहा था, पावर कंजप्शन जो रेटेड था उसी के बराबर हो जा रहा था। क्लियर हो गई मेरी बात? पढ़ जरूर ली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना इसके अंदर हिडन है, जिसकी मतलब एक्चुअल फिजिक्स जो है, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। तुम्हें सबसे पहली लाइन तो पता था जो हमने लिखवाई थी कि भी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ब्राइटनेस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पावर, क्या बोलो ना, पावर कंजप्शन। और ये यहाँ प्रूफ हुआ, इस पर ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, ये तेजी से ग्लो कर गया, उस पर इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, ये तेजी से ग्लो कर गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, देख भी लिया। अब यार बात ये आ रही है कि कभी कभी मान लिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया जाए, मतलब ऐसी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और करंट से रेफरेंस दे दिया जाए, ठीक है, या रेजिस्टेंस से रेफरेंस, कि पूछ लें कि भाई किसका, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक का कम है, तो बताओ किस पर ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी। देखो ज़रा, यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है बच्चे, देख रहे हो, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, पावर कंजम्पशन किस पे ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा। इसमें देखो, इसमें रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है बेटा, रेजिस्टेंस कहाँ है, इसका लिख लो, R1 कितना, हाँ हाँ तो लिखोगे तो मैडम, और इस पर कितना 19। अब देखो रेजिस्टेंस इसमें इस पर ज़्यादा है, और जबकि पावर कंजम्पशन इस पर ज़्यादा है, मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम देखो, एक बार रेजिस्टेंस ज़्यादा होने पर, कम होने पर पावर कंजम्पशन ज़्यादा आ रहा है, एक बार रेजिस्टेंस क्या होने पर, ज़्यादा होने पर पावर कंजम्पशन ज़्यादा आ रहा है। अब तुम याद थोड़ी ना करोगे भाई, क्या नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट यही रहना है, कॉन्सेप्ट यही रहना है। इसका मतलब मैं तुम्हें दो केस समझा रहा हूँ, तो मैं दोनों में क्या करूँगा, इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो मैंने लिखा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को बी से लिख दे रहा हूँ, ये भी पता है तुम्हें किसके बराबर है, ये पावर, कौन सी, कंजप्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब पावर कंजम्पशन, तुम फॉर्मूला अगर बात करो पावर की सीरीज में, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू, अब लगाओगे ये दो फॉर्मूले हैं, V²/R या I²R, क्या चीज़ है, I²R, पैरेलल है यार, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम V²/R लगाओ या P I²R, कौन सा ऑप्शन लगाना है, ऑप्ट करना सोचोगे। देखो इसमें V क्या रहता है, तो ये लगाओ, इसका मतलब जो पावर है कंजम्पशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, पावर कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसका रेजिस्टेंस, क्या चीज, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा,
कम होगा, उस पर पावर कंजम्पशन क्या होगा, ज्यादा होगा। दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, पावर कंजम्पशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, जिसका रेजिस्टेंस कम, पावर कंजम्पशन, यहां से क्या हो गया, वो चीज प्रूफ हो गई। क्या हो गई भाई, प्रूफ हो गई। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुमने ये लिख दिया ये चीज, अब तुमसे कहा जाए रेटेड के रेस्पेक्ट में बताओ। देखो ये क्या है भाई, रेटेड ही तो है, जिसकी पावर ज्यादा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या, कम। तो इसका मतलब मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं, मतलब एक क्या है, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो P क्या लिखोगे, बताओ, P क्या लिखोगे, रेटेड। यार रेटेड में ही तो ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, तो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं और इससे भी पूछ सकते हैं। पावर कंजम्पशन वहीं ज्यादा होगी जहां पर क्या होगी, पैरेलल में रेटेड ज्यादा, सेम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से। रेजिस्टेंस से भी बता सकते हो। ठीक है, अब यही चीज वहां पर चले जाओ, क्या चले जाओ भाई, यहां देख लो कौन सा फॉर्मूला पावर का, P इक्वल टू क्या होता है भाई, P इक्वल टू तुम्हें पता है, P इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्यों लगाओगे, करंट सेम रहती है सीरीज में, क्या रहती है, सेम। तो यहां से पता चल गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, R हो जाएगा। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर R से, I कांस्टेंट होने से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ठीक है, अब फिर वही चलो, ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंजम्पशन, ब्राइटनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P क्या, जहां कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। अब पावर कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, बोलो, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लो ना यहां से, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पर पावर कंजम्पशन क्या हुआ है, एक यहां से देख लिया और यहां से भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, हो गई। और सुनो, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई बच्चों, तो तुम्हें रेटेड से क्या ऐसा ऑप्शन आएगा, देखो जिसकी रेटेड पावर क्या थी, ज्यादा थी, रेटेड पावर किसकी ज्यादा थी, इसकी। ठीक है, तो रेटेड पावर ज्यादा थी, उसकी ब्राइटनेस क्या थी, कम थी। तो इसका मतलब यहां पर जो पावर का रिलेशन आ रहा है रेटेड वाला, वो क्या आ रहा है, इनवर्स का आ रहा है। अब तुम ये याद तो तुमको पूरी जिंदगी में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ मिलता जुलता ही दिख रहा है, और तुम जब कॉन्सेप्ट से करने बैठोगे तो तुम्हें सब प्रूफ हो जाए। अब मान लिया उन्होंने ऑप्शन दिया कि ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रेटेड, इन किसमें, सीरीज में, तो तुम ये अप्लाई करने के लिए क्या याद कर लोगे, बताओ ना, नहीं कर सकते। यही फिजिक्स है बच्चों, नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि बच्चे रटने की कोशिश करते हैं। 10th का टॉपिक है ये, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं आता, और अच्छे तुम नहीं, तुम एक्सेप्शन नहीं हो, 99% लोगों को नहीं आता, इसीलिए वो कहते हैं फिजिक्स टफ होती है, क्योंकि उन्होंने कभी सीखी नहीं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी मत समझो, अभी आया इस साल ही आया पावर पे क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा कौन सा आया। तो बिल्कुल बेस क्लियर होना चाहिए अगर फिजिक्स, और बहुत आसान होती है जब तुम देखो, मैंने न्यूमेरिकल कराया, न्यूमेरिकल को मैंने क्या कर दिया, कॉन्सेप्चुअली प्रूफ कर दिया, और तुम्हारे सामने सब कुछ सर्व कर दिया वैसे ही जैसा दिख रहा है। अब होता क्या है कि तुम कभी जो लगाना होता है वो नहीं लगाते, तुम्हें पता है यार फॉर्मूला पैरेलल में ये लग पाएगा, वोल्टेज कांस्टेंट रख के मैं इनवर्स का रिलेशन बोल सकता हूँ। ठीक है, सीरीज में कौन सा लग पाएगा, करंट सेम रहता है सीरीज में, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, R। कुछ नहीं करना तुम्हें, ब्राइटनेस तुम्हें पता है पावर कंजम्पशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ तक आ गए। अब डिसाइड कर दो रेजिस्टेंस का, क्या कर दो, हो गया नहीं हो गया डिसाइड, कहाँ से रटना पड़ रहा है भाई, हो गया डिसाइड। अब यहाँ डिसाइड हो गया, रेटेड से डिसाइड कर दो, क्या कर दो, रेटेड। भाई रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आ रहा है इसमें, जिसकी रेटेड पावर क्या है, बताओ, रेजिस्टेंस ज्यादा किसका आ रहा है, जिसकी रेटेड पावर कम है, जिसकी रेटेड पावर, वहां से ये लिख दिया। तो होता है सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, अभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में पहुंचे नहीं है, वैसे ही पता है 10th से। सीरीज में क्या होता है भाई, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, इन तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, दिस इज R1
दिस इज व्हाट, और ये क्या है, तो आपने यही तो लिखना था, आर एस इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस क्या, R3। पावर तक जाना है भाई, कहाँ तक जाना है, फॉर्मूला लगाना है, R इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपॉन पी। कौन सा लगाऊं, अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, क्या भाई, या तो ये लगाऊं या ये वाला लगाऊं, वी स्क्वायर अपॉन, अच्छा आई कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है देखते हैं फिर। अब सुनो ज़रा, क्वेश्चन में दो चीज़ें दी होंगी, तुम खेल ही दो चीज़ों पे रहे हो, पता है किस किस पे खेल रहे हो, एक तुम खेल रहे हो पावर कंजप्शन पे और एक खेल रहे हो रेटेड पर। किस पर, रेटेड पर और पावर कंजप्शन पर। अब दोनों अलग हैं, ये बात समझ लो। पैरेलल में तो इनके मीनिंग सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी भी अप्लाइंसेस लगे होते हैं वो कितने, उतने ही वोल्टेज पर रहते हैं, ठीक है, और रेटेड भी उतना ही होता है। लेकिन सीरीज़ में इसका मतलब बदल जाता है। सीरीज़ में क्या हो जाता है, जहाँ वोल्टेज ज़्यादा कंज्यूम ड्रॉप होंगे वहाँ पर पावर कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, या जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस पर पावर कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इन दो वर्ड्स में अगर तुम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो तुम गलत कर पाओ, तुमसे ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं होगा, ठीक है। तुम जो रेफरेंस लेते हो यहाँ पर, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम यहाँ पर जो रेफरेंस लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तुम्हें पता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पर होने वाला ड्रॉप क्या होगा, V1, इस पर क्या होगा और इस पर क्या होगा, V3। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है P1 P2 P3 निकालने के, P1 P2 P3 निकालने के। अब तुम्हारे पास क्या दिख रहा है वो पढ़ने की कोशिश करो, फिर जो एक्चुअल में वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है। दिस इज व्हाट, R1, ये क्या है भाई, और ये क्या है, R3। अब बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए पावर P1 के लिए। देखो P1 में जब निकालूंगा तो इसी के वोल्टेज और इसी का क्या यूज करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा P1 V1 स्क्वायर अपॉन क्या, ये लगा सकता हूँ, ये लगा सकता हूँ, ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। क्या मैं ये लगा सकता हूँ बच्चों, P1 इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V। देखो उन्होंने क्या लिखा है, 3 bulbs of powers P1, P2 and P3 which have same manufactured, which have been manufactured for the working of same voltage। ये रेटेड दे दिया, क्या दे दिया, मतलब 3 बल्ब में तीनों की रेटिंग ऊपर लिखी हुई है, P1 पावर कंज्यूम होगी V वोल्टेज पर, P2 कंज्यूम होगी V पर, P3 होगी V पर, आइडेंटिकल बल्ब में तीनों इस टाइप के, ठीक है। तो वो रेटेड वोल्टेज है, वो क्या है, रेटेड वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकलता है, सिखाया था, रेटेड वोल्टेज से क्या निकलता है, रेजिस्टेंस। तो तुम R1 किससे निकाल सकते हो भाई, यहाँ पर रेटेड वोल्टेज से। R1 बताओ यहाँ पर क्या लिखा जाए, V स्क्वायर अपॉन कितना, और यहाँ पर क्या लिखा जाए, V स्क्वायर ओवर R2। यहाँ क्या लिखा जाए, V स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, P2, और यहाँ क्या लिखा जाए। अब तुम कहोगे सर ये क्या ज़रूरत है, हम तो R1 इससे लिख देंगे, तो V1 स्क्वायर अपॉन क्या, V1 स्क्वायर अपॉन P1, ये भी तो फॉर्मूला है यार, इससे निकाल लो ना। अब तुम बस मुझे ये बता दो इससे क्यों नहीं निकालना चाहते, हाँ बोलो। R1 को ले आओ इधर, ये भी तो सही है भाई, ये लगाओ या ये लगाओ, है तो P1 की वैल्यू। यस वो पता है क्या होगा, ये V1 जानते हो, ये V1 तब निकलेगा जब मैं जाकर पहले करंट निकालूं। क्या निकालूं बच्चों, करंट। मैंने पिछली बार सिखाया था तुम्हें भी, ठीक है। करंट निकालूं, करंट निकालने के बाद मैं V1 निकालूंगा, ड्रॉप I1 क्या, IR1, और मुझे पता चले टोटल वोल्टेज ही नहीं दिए तो मतलब वो निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो मैं लगा ये भी सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों, मुझे जब गिवन वोल्टेज नहीं दिए होंगे तो क्या ही करूंगा भाई, ठीक है। तो मैं कौन सा लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा जो मैन्युफैक्चर किया गया है, जो रेटेड किया गया है। क्या किया गया है, रेटेड। तो बेटा ये लग गए, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई RS को क्या लिखोगे, V स्क्वायर अपॉन PS,
मतलब वही कि उतनी पावर लगा कंजप्शन होनी चाहिए जब वी स्क्वायर लगाओ। इक्विवेलेंट कितना होगा? तो अब क्या कर दो, अब तुम्हें क्या कैंसिल हो गया? सब कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ गया? 1 अपॉन क्या? ठीक है, अब सुन लो, सीरीज में पावर निकल आई। रीज़न मैंने बताया, ये क्यों नहीं लगाया, ये भी लगा सकते थे, लेकिन हमें इसके लिए V1 चाहिए था, V1 हमें निकालना पड़ता, और हमें निकालने के लिए नहीं दिया होता, उन्होंने डायरेक्ट कहा होता कि ये 3 बल्ब हैं, इनकी रेटिंग ये, और हमें बताओ कि पावर कितनी हो, जो इस बार क्वेश्चन आया। ठीक है, डिफरेंट होती तो हमारी जितनी होती है तो हम उतना लगाते। वी सेम है इसलिए लगाया ये, इसलिए, वरना हम अलग अलग रेटेड होते हैं। अगर ये बल्ब भी अलग अलग रेटेड होते तब भी क्या हो जाती, दिक्कत में आ जाते हैं। ठीक है, क्यों? इसकी रेटिंग अलग, इसके वोल्टेज ड्रॉप अलग होते। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या आते सबके, तो वोल्टेज कट नहीं कर पाते तुम, क्या नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ, नहीं तुम इसी से निकाल देते, R1 से रेजिस्टेंस, R1 से निकाल देते। ठीक है, अब बेटा यही देखो बातें हैं, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम कुछ मत पढ़ो, बहुत आसान है फिजिक्स। ठीक है, कुछ पेन नहीं, कुछ गेन भी नहीं होगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओ, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं। इवन जैसे अभी तुमने बोला कि तीनों की पावर ऐड कर देंगे, कॉन्सेप्ट नहीं है तभी तो बोला, और यही बोर्ड में आया, और नहीं पढ़ के जाओ तो वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो बस इतना पढ़ना है। अब सुनो, ये अगर क्या हो भाई, इधर देखो, अभी बता दूंगा ना, बीच में नहीं बोलते हैं। तीनों आइडेंटिकल पावर के, क्या करोगे बताओ? 1/p 1/p 1/, ठीक है, जैसे कैप्सन, अगर n हो जाए तो n इंटू 1/p, तो 1/ps क्या हो गया, n इंटू 1/p, सब आइडेंटिकल है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, py क्या n। अब डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो तुम। फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू कितना बेटा, प्लस 1 अपॉन, अब रेटेड वोल्टेज से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्यों भाई? अब रेटेड से तुम जानते हो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लगेगा। क्या लगेगा? वी स्क्वायर अपॉन पी। लगाओ यहाँ पर, वी स्क्वायर, वोल्टेज सेम रहते हैं, तो कौन सी पावर, P1, और इसको क्या लिखोगे, P2, प्लस क्या लिखोगे, वी स्क्वायर अपॉन P3। तीनों को हटाकर 1 लगा दो, और उस पर भी क्या पावर कितनी लिख दोगे, वी स्क्वायर अपॉन पी, क्या पैरेलल अरेंजमेंट। अब ये वी स्क्वायर कैंसिल, और ये सब, तो PP मीन्स P1 प्लस क्या, अगर बल्ब आइडेंटिकल हो तो क्या कर दोगे, फॉर क्या आइडेंटिकल बल्ब्स ऐड कर दोगे आइडेंटिकल, और सबकी पावर सेम है, इसका मतलब PP इक्वल्स टू वॉट, NP। अब फॉर्मूले तो याद हो ही गए, बिना याद करे, रेजिस्टेंस के रिवर्स, बेटा P2 पूछा है। ठीक है, अल्फा दिया है, मटेरियल तो वही है, हीटर का जो एलिमेंट बना हुआ है उसका कोफिशिएंट। अब वो हमसे पूछते हैं कि यार P2 अपॉन क्या कर सकते हैं, अरे रेशियो निकाल सकते हैं नहीं, तो उनका P2 अपॉन P1 निकालो। अब तुम किससे कनेक्ट करोगे इससे कि ताकि तुम्हारी ये वैल्यू आ जाए, बताओ ना। हीटर है 500 वॉट का, इतने पर, मतलब वही 500 वॉट का, सुन लो मेरी बात, ये हीटर है, कोई एलिमेंट है, ये इसे सप्लाई दी गई है, कांस्टेंट वोल्टेज दिए गए, क्या दिए गए हैं, V कांस्टेंट हो गया। ठीक है, 2 बातें बोली उन्होंने कि इतनी पावर कंज्यूम हो रही है इतने पर, ठीक है, इतने पर कितनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यही है ना, टेम्परेचर सिर्फ 200, इधर ये क्या कर दिया है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये कौन है, रेजिस्टेंस। टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, नहीं होगा। ये मैंने कहा R1 है किस पर, जब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अरबाब तुम तो अगली साल ही देना बेटा एग्जाम। P2 कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन है, I स्क्वायर RB है, V स्क्वायर अपॉन RB है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या लगाते हो, वो डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पर।
भाई एक ही कैपेसिटर है, एक ही रेजिस्टर है, लेकिन रेजिस्टर में क्या चीज़ सेम दी गई है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये कह रहता है इस पर कांस्टेंट, तो उसी को तो कांस्टेंट ले सकते हो दोनों सिचुएशन में। तो इसमें वी स्क्वायर अपॉन R2 और इसमें क्या लगाओगे? ये तो खत्म, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी नहीं दिया था। R1 अपॉन क्या करोगे? R2। ठीक है, तुम्हें R1 का मतलब वही 0 पर कुछ था टेम्परेचर रेजिस्टर, फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस एल्फा, दिस इज व्हाट, और ये क्या? 1 प्लस, ठीक, रेजिस्टेंस का वेरिएशन पढ़ाया था ओम्स लॉ से पहले, उसमें ये फॉर्मूला लिखाया था। अब क्या हो गया भाई? ठीक है, अब तुम्हें सारी वैल्यूज नोन है, अब तुम देख लो खुद ही। ठीक है, क्या करनी है? ओनली वैल्यू पुट करनी है। 1 अल्फा दिया है कितना? 4 इंटू 10 टू पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T1 कितना दिया है? इंटू 800। ठीक है, अच्छा अब ये टेम्परेचर जो है वो किस में? पर डिग्री में दिया है, ये भी पर डिग्री में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये केल्विन में दिया होता तो बदलना पड़ता पर डिग्री। अपॉन में क्या करोगे भाई? 4 इंटू 10 टू पावर और टेम्परेचर 200। अब तो सॉल्व हो जाएगा। देखो कितना है ये, तुम इससे सॉल्व करो, यहाँ से 2 0 इससे खत्म, कॉमन ले लो। 4 इंटू कितना, कोई बात नहीं कॉमन ले लो, सही है। 4 इंटू 10 टू पावर -2, 4 इंटू, अच्छा इसमें कहाँ है कॉमन? क्या करना चाहिए भाई? फिर ऐड कर लेना चाहिए। देखो 2 0 खत्म करो, 8 4 जा क्या? 32 और 2 0 या 2 माइनस के रह जाएंगे, 0.32 हो जाएगा, तो 1.32 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 2 0 इससे खत्म करो, 4 2 जा 8, 0.08, तो 1 खत्म बात। दिस इज व्हाट? P2 ओवर, आपको क्या निकालना है? P2। कैसे निकालोगे? P2 इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ये पॉइंट्स उड़ा दो, 132 ओवर 8 इंटू P1। P1 इज व्हाट? 500 वॉट ना। अब तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, आंसर निकाल देने से सॉल्व वॉट में आ जाएगा। क्या कंडीशन रखी थी? मैंने कहा था हमेशा रेजिस्टेंस किससे निकलता है? R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P से। तो इसका मतलब रेटेड से R तुम सबके लिए निकाल दोगे, एंड R1 इक्वल्स टू वॉट, R2 इक्वल्स टू वॉट, सबकी रेटिंग सेम है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब V स्क्वायर अपॉन क्या? P। V स्क्वायर इज वॉट? 120 एंड पावर इज वॉट? कितना हो गया यार? ये सब कितना आया? 240 क्या? ओम। ठीक है, अब सुनना जरा, ये आया। अब 240 ओम रेजिस्टेंस पता चल गया एक का। अब ये दोनों किस में? मैं इसे बच्चों R1 कह दे रहा हूँ इसे, एंड दिस इज वॉट? R2 R3 किस में? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है भाई? 1 अपॉन R1 प्लस, चलो अभी फॉर्मूला पढ़ानी है इसलिए ऐसे ही पढ़ लो, 1 अपॉन RP, वरना तो डायरेक्ट निकालेंगे हम। 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, व्हाट इज दिस? 240 यार एलसीएम ले लें, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 240। ठीक है, 1 अपॉन कितना आ गया? RP इज 120। अब सुनो, ये RP का मतलब जानते हो, ये दोनों पैरेलल। अब इसमें R1 क्या ऐड कर दें पैरेलल सीरीज में, तो इसका मतलब सबको कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। RT निकालने के लिए R1 इज RP। ठीक है, R1 इज 240 एंड दिस इज व्हाट? कितना हो गया? 360। पता चल गया RT यार। V स्क्वायर पता है सबको ना, जितने वोल्टेज लगाए उसी के अकॉर्डिंग पावर कंज्यूम होगी। और इस बार रेजिस्टेंस टोटल कितना है? 360। ठीक है, 0 से 0 काटो 1 एंड दिस इज कितने वॉट आ गई पावर? 40 वॉट। देख रहे हो कंजर्व जो रेटिंग है उससे लगाइए, है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन वोल्टेज, जितने वोल्टेज अप्लाई किए उन पूरे नेटवर्क में। अच्छा एक बात